आज के प्राइम एजेंडे में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी कांग्रेस, और निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। निरंजन जी, पिछले 5 सालों की बात कर लेते हैं, 2019 के बाद से खास तौर से तो ओबीसी पर सभी पार्टियों का खूब फोकस है, क्योंकि 2014 में भी और 2019 में भी, क्योंकि बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया ओबीसी समाज की ओर से। लेकिन अब ये जो सबकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी वाली बात अब ज्यादा क्यों? ये तो आजादी के बाद से हो जाना चाहिए था, जातिगत जनगणना जो अब मांग की जा रही, सेंसस तो कई बार हो चुके, तो क्यों नहीं हुए पहले, और अब अचानक से क्यों मांग उठने लगी? ये सभी पार्टियां जो सत्ता में रही पहले भी अपने अपने स्तर पर कर सकती थी, अब अचानक से क्यों? मतलब पूरी तरीके से अब इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो आपको देख रहे हैं पूरी तरह के जाति पे आधारित ही चुनाव होने जा रहा है। देखिए पंकज जी, मैं थोड़ा सा इस चीज को यहाँ से शुरू करूंगा। उस निवेदन ये है कि मुझे बीच में थोड़ा सा व्यवधान ना करें। पंकज जी, होता क्या है कि हर एक समय और काल के अंदर राजनीति का एक समझ लीजिए ट्रेंड चलता है, या यूं कहें कि एक राजनीति का डिस्कोर्स होता है। और जिस तरीके से कालांतर के अंदर मैं बात करूं पिछले 25-30 वर्षों के अंदर, जैसे राजनीति का एक डिस्कोर्स ऐसा बन गया था कि जो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का जो एक डिस्कोर्स बन गया था, और उसके अंदर एक आध पार्टियों को छोड़ करके तमाम पार्टियां जिस तरीके से उसमें रेस में लग गई थी कि भाई हम और ज्यादा तुष्टीकरण, उसकी काट के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने, आप ये मान के चलिए, बहुसंख्यक समाज को संगठित किया। और बहुसंख्यक समाज को संगठित करने के बाद में जो विपक्ष था पंकज जी, उसके लिए एक गले की हड्डी बन गई। ना उगलते बन रहा था ना निगलते बन रहा था, क्योंकि अगर वो बहुसंख्यकवादी राजनीति करते हैं तो फिर उनका अल्पसंख्यक वाला जो वोट है वो छिटक जाता है। तो अब उसकी काट के लिए आज की तारीख में आप ये जो मान के चलिए, जो जिस तरीके से जातिगत जनगणना और ये तमाम जो मुद्दे लाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उसकी काट है। जबकि वास्तविकता ये है पंकज जी कि आज कोई भी बुद्धिशील व्यक्ति, कोई भी आदमी जो थोड़ा सा विचारशील व्यक्ति है, वो इस चीज को समझ सकता है। क्योंकि मैं बात करूं जातिगत जनगणना की बात करूं तो 2011 के अंदर जो केंद्र सरकार थी उसके पास 2011 में रिपोर्ट आ गई, लेकिन 2014 तक उन्होंने उसको सदन में टेबल नहीं बिल्कुल। और वो टेबल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बता रहा हूं उसके अंदर बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। और एक उदाहरण और बताता हूं, आपकी शायद जानकारी में भी होगा कि 2015 के अंदर कर्नाटका सरकार, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वहां पे भी सेंसस करवाया, और जब वहां पे उसके अंदर 2015 के अंदर रिपोर्ट आ गई 2019 तक, लेकिन उससे भी विधानसभा में उसको टेबल नहीं किया। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने उसको टेबल करने के लिए, या उसको समझ लीजिए उसको लोगों के सामने रखने के लिए मांग करना चालू कर दी। और अब जब 2023 के अंदर वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है पंकज जी, आज 4 महीने से ऊपर हो गई सरकार को, लेकिन अभी इन्होंने भी उस रिपोर्ट को टेबल नहीं किया है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, इसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है मैं वो भी आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। आप एक चीज देखिए, जब 1937 के अंदर जब जातिगत जनगणना हुई थी तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर लगभग 4400 के करीब जातियां उस टाइम आंकी गई थी। लेकिन जो 2011 की जो रिपोर्ट आई है और उसके अंदर जो विश्वस्त सूत्रों से पता चल रहा है पंकज जी, उसके अंदर 45 लाख जातियां हो गई। तो अब ये एक सोचने का विषय है कि भाई 4500 जातियों से 45 लाख जातियां कैसे हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत टेक्निकल विषय है, और इसके अंदर क्योंकि हमारे यहाँ जातियों के अंदर और उपजातियां होती है, बिल्कुल उपजातियां होती है, बिल्कुल उपजातियां होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो जातिगत जनगणना ये केवल एक चुनावी मुद्दा हो सकता है, चुनावी जुमला हो सकता है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि किसी भी सरकार के लिए ये इतना आसान मुद्दा नहीं है पंकज जी। और कहीं ना कहीं अपोजिशन ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस ओबीसी कार्ड के ऊपर लेकर के घेरा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी इस मामले के अंदर बैकफुट के ऊपर नजर आ रही है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं 2-3 चीजें आपको कहना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, ऐसा है कि पिछले 9.5 वर्षों से आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं, और कई राज्यों के अंदर आपकी पिछले 5 साल से, कई राज्यों के अंदर आपकी 15 साल से, कई राज्यों में 20 साल से आपकी सरकारें हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी 75% दुष्प्रचार, मैं दुष्प्रचार उसको कहता हूं कि जिसके अंदर दूसरों पे आरोप लगाने को, और एक होता है प्रचार, यानी कि हम प्रचार करने को मैं प्रचार कहता हूं और बाकी को मैं दुष्प्रचार कहता हूं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो उनकी राजनीति थी 75% दुष्प्रचार की राजनीति थी, 25% प्रचार की राजनीति थी। लेकिन आज
जिस तरीके से हम लोगों से मिलते जुलते हैं, आम पब्लिक के अंदर हमारी वार्तालाप होती है, मेरे हिसाब से मैं भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह देना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में बहुत अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, लेकिन आपके प्रवक्ता आकर के टेलीविजन के ऊपर केवल दुष्प्रचार का जो उनका रेशियो है वो ज्यादा होता है, जबकि मेरे हिसाब से जनता आपसे प्रचार मतलब काम किया लेकिन काम का फायदा उठा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात आपने कहा कि अभूतपूर्व जी के पास। निरंजन जी, देखिए ये बात तो तय है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अब खाते में वो तमगा आ गया है कि उसने महिला आरक्षण बिल पास किया, ये तो तय हो चुका है। ठीक है, चाहे जिस रूप में है, जिस स्वरूप में है, जब लागू होगा, लेकिन है अब बीजेपी के सरकार के नाम से ही ये तय है। लेकिन अब पीएम मोदी जिस तरीके से पूर्वांचल गए, पूर्वांचल में इस कार्यक्रम में वंदन कार्यक्रम हुआ, वंदन अभिनंदन हुआ और महिलाएं बढ़ चढ़कर पहुंची हुई थी, तो कहने का कुल मिलाकर मेरा कहना यह कि क्या महिलाओं में वो भरोसा जगना शुरू हो गया है, या बीजेपी इसको इस तरीके से शुरू करवा देगी कि एक बड़ा मुद्दा ये रहेगा। और पूर्वांचल में देखिए विकास की नींव भी रखी, यहां पर स्टेडियम से लेकर युवाओं को भी साधने की कोशिश हो गई, महिलाओं का अभिनंदन किया। देखिए पंकज जी, 3 बिंदुओं में बात करूंगा। सबसे पहले आपने जो सवाल किया उसका, देखिए निश्चित रूप से महिलाओं के अंदर एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश तो गया है। और क्यों? क्योंकि महिलाओं को ये बात लगी है कि भाई जिस मुद्दे के ऊपर आज विपक्ष बात कर रहा है, इसी मुद्दे के ऊपर कदाचित 2010 के अंदर ये महिला आरक्षण बिल अटक गया था, केवल राज्यसभा तक ही चल पाया था और उसके आगे बढ़ नहीं पाया था, और उस समय भी कदाचित यही मुद्दे प्रभावी थे। तो पहली बात, संदेश तो महिलाओं तक गया है। दूसरी बात पंकज जी, देखिए जिस तरीके से विपक्ष अभी ओबीसी का कार्ड लेकर के आगे बढ़ रहा है, मैं 2-3 चीजें इसके अंदर बताना चाहूंगा। पहली बात, क्योंकि आज की जनता जागरूक जनता है और युवा भारत है, और आप ये मान के चलिए कि गांव देहात के अंदर भी हर एक व्यक्ति के हाथ में कोई ना कोई गैजेट है, चाहे वो फोन हो, कंप्यूटर हो या टेलीविजन हो, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उसके हाथ में है। और वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी आबादी है जो डे टू डे बेसिस पे खबरों से अपडेट रहती है। इसके अंदर वो ये चीज देखते हैं कि पहले आपको ये देखते हैं आपकी नीयत, आपकी नीति और आपकी रणनीति। आज ही की मैं बात कर रहा हूं, जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो चुनाव होते हैं वो युवा भारत के जो लिटमस टेस्ट माने जाते हैं पंकज जी, बिल्कुल, और आज ही उनका परिणाम आया। और आपने देखा होगा कि 3 ओबीसी के प्रमुख पदों के ऊपर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की टिकट यानी कि एबीवीपी की टिकट पे चुनाव बिल्कुल अच्छा ध्यान कीजिए आपने। मतलब युवाओं ने भरोसा जताया है। दूसरी बात देखिए, आज विपक्ष बोलने को तो बोलता है, लेकिन मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो देखिए जिस तरीके से गृह मंत्री जी ने बताया था कि हमारे पास 27% सांसद है, हमारे पास 29% सांसद है, 27% विधायक हैं और इतने परसेंट मंत्री है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अभी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों की लिस्ट आई है, उसके अंदर 68% ओबीसी समाज से हैं। उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ओबीसी समाज से है, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज आप बोल रहे हैं वो जनता को समझ में भी आनी चाहिए, और इसी से जनता मेरे हिसाब से अपना निर्णय तय करती है पंकज जी। बाकी के तो देखिए राजनीति है, राजनीतिक लोग हैं, एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार चलते रहेंगे, लेकिन मुझे जो लगता है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को केवल और केवल अपने प्रचार को आगे बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति और रणनीति तीनों बिल्कुल सटीक दिशा में जा रही है, मेरा तो ये मानना है। देखिए राहुल, ठीक है, निरंजन सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? पंकज जी, मेरे कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता से केवल मेरे 2 सवाल हैं और सीधी भाषा में जवाब जानना चाहता हूं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि कर्नाटक के अंदर 2015 के अंदर जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई हुई पड़ी है, उसको कांग्रेस कब टेबल करेगी या नहीं करेगी, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, जिस तरीके से ये ओबीसी की बात कर रहे हैं, मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर के पश्चिम, जिस तरीके से सनातन के ऊपर अटैक हो रहा है, तो क्या जो ओबीसी समाज है, मेरा ये मानना है तो साथ रहे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े, अपने विचार रखे। निरंजन जी बहुत शुक्रिया।